हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो कि यूपी पीसीएस, आरओआरओ, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस और अन्य पीसीएस में पूछे गए हैं। और आईएएस के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो कि यूपी पीसीएस और आरओआरओ के एग्जाम में पूछे जाने के योग्य हैं या पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस उन सभी को इसमें कवर कराया जा रहा है। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं, साइंस की लगभग 5 क्लासेस कर चुके हैं। आप लोग उसको जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से 50 से 60% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस पीसीएस और आरओआरओ में ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम दें, आप चाहे एसएससी दें, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, टेट, पेट, नेट, जेआरएफ, किसी भी प्रकार का एग्जाम दें, उसमें साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चंस बायो के हैं, 6 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं और 4 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं। और एग्जाम में भी यही रेशियो पूछा जाता है। तो कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी अध्ययन करता है, मतलब जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? केवल जीवित जानवरों का? नहीं। केवल जीवित वनस्पतियों का? नहीं। जीवित और मृत जानवर दोनों का किया जाता है, या जीवित या मृत वनस्पतियों का किया जाता है? वनस्पतियों का नहीं, चूंकि जूलॉजी है, जंतु विज्ञान है, तो जानवर आएगा, तो जीवित और मृत दोनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित? जहां भी आंकड़े आ जाता है ना, वो सांख्यिकी का संबंध आ जाता है, ठीक है, सांख्यिकी का। तो पारिस्थितिकी विज्ञान तो होगा नहीं, अनुवांशिकी और वायरस विज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका? जनांकिकी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनांकिकी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? बायोनिक्स कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बायोनिक्स, बायोनॉमी, बायोनॉमिक्स, बायोमेट्री में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को बायोनिक्स कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और बायोनॉमी क्या होता है? नॉमी का मतलब होता है, ये जो नॉमी लिखा है ना, नॉमी का मतलब होता है नॉर्म्स होता है, सिद्धांत होते हैं, ठीक है, लॉज होता है, नियम कानून होते हैं, ठीक है। तो बायोनॉमी का मतलब कहता है ये साइंस की ऐसी शाखा है जहां जीवन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जीवन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, या लॉज ऑफ लाइफ का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। और बायोनॉमिक्स क्या होता है? जीव और उसके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीव और उसके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब जीव और उसके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है, यही चीज लगभग पारिस्थितिकी विज्ञान में भी है। लेकिन अंतर क्या है? जैसे बायोनॉमिक्स में जीव और उसके पर्यावरण के संबंध का जहां अध्ययन किया जाता है, वहीं इकोलॉजी में या पारिस्थितिकी विज्ञान में जीव, जीवित जीव और उसके पर्यावरण के, उसके भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रहे बायोनॉमिक्स और इकोलॉजी में, ठीक है, ये चीज ध्यान रहना चाहिए। और बायोमेट्री का मतलब, मेट्री का मतलब क्या होता है? मापन होता है। तो इस सांख्यिकी का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर मापन करके जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित? तो जेरंटोलॉजी दोस्तों वृद्ध का अध्ययन करता है, मतलब वृद्धावस्था का अध्ययन करता है। अगला है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, अरब है, खरब है, कितना है? तो जब भी जीव का उद्गम पूछे तो 9 जीरो लगाना है, ठीक है, 9 जीरो आगे लगाना है, ठीक है। तो 3 3 6 3 9 जीरो ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 2 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवों का उद्गम हुआ था, ठीक। अगला है, विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास के मुख्य कारक में दोस्तों इसमें जो कंफ्यूजन होगा, उत्परिवर्तन और प्राकृतिक वर्ण में कंफ्यूजन होगा। ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने जो है, डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को विकास का मुख्य कारक माना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा, ठीक है।
प्राकृतिक वर्ण में हम लोग कह सकते हैं पर्यावरण के अनुकूल जीवों का जो है पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को अनुकूलित करना होता है, ठीक है। और जो जो जीव पर्यावरण के लिए अपने आप को ज्यादा अनुकूल कर लेते हैं वो ज्यादा विकास अवस्था में बने रहते हैं, वो ज्यादा दिन तक जीवित रहते हैं, हम लोग ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। और उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन भी विकास का कारक है, लेकिन मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। उत्परिवर्तन क्या होता है? डीएनए में होने वाला बदलाव होता है, ठीक है। डीएनए में होने वाला बदलाव उत्परिवर्तन कहलाता है। और डीएनए में भी होने वाले बदलाव से विकास होता है, लेकिन विकास का मुख्य कारक क्या होगा? प्राकृतिक वर्ण होगा, जहां पर प्राकृतिक वर्ण आंसर होगा, ठीक है, डार्विन के अनुसार, ठीक, ध्यान में रहे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हमको याद नहीं होता तो हमने कौआ याद कर लिया है कि नहीं। कौआ, मनुष्य कौआ होता है क्या, हम लोग कहते हैं ना कौआ है एकदम, ठीक है। तो क्रो-मैग्नान पुरुष है, ठीक है, ये ध्यान दे लेंगे। तो क्रो-मैग्नान मनुष्य का जो हाल का पूर्वज है वो कौन है? क्रो-मैग्नान मनुष्य, ठीक है। अगला है आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स दोस्तों एक पक्षी होता है, ठीक है। ये पुरातन समय में एक पक्षी होता था जो कि जुरैसिक युग का था, ठीक है, जुरैसिक युग का पक्षी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। इसको जो है ना आर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। और ये दांत वाले पक्षी होते थे आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, डायनासोर की प्रजाति से संबंधित थे ये, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला है सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो क्या नंगी आंखों से देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है। हैंड लेंस द्वारा नहीं, कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा इनको देखा जाता है, ठीक है, ध्यान रहे, इसका आंसर कंपाउंड खुर्दबीन हो जाएगा। अगला है जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत के जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान भी लिया है। तो संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? मतलब सबसे अधिक संख्या किस जीव की है, किस जाति के जीवों की है? तो कवकों की नहीं है, पादपों की नहीं है, जीवाणुओं की नहीं है, कीटों की है सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया ये जीवित व मृत की सीमा रेखा बनाते हैं, गलत है। जीवित और मृत की सीमा रेखा वायरस बनाते हैं, विषाणु बनाते हैं, ठीक है। ये वनस्पति व जानवरों की सीमा रेखा पर होते हैं, गलत है। वनस्पति और जानवरों की सीमा रेखा पर युगलीना होते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। ये फूल देने वाले व फूल ना देने वाले वनस्पतियों की सीमा रेखा पर होते, ये भी गलत है। तो इसमें से कोई सा भी नहीं सही हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं सही होगा इसका आंसर, ठीक, ध्यान में रहे। अगला है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, ऐसा नहीं है। गर्म रुधिर वाले जिनको हॉट ब्लडेड कहा जाता है या समतापीय जीव कहा जाता है, ठीक है, ये अपने तापमान को हमेशा बनाए रखते हैं, एक सा बनाए रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। इसमें मनुष्य आ जाता है, ठीक है, और इसमें पक्षियां भी आ जाती हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रहे। तो मनुष्य देखिए, हम लोगों के शरीर का तापमान कितना होता है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, ध्यान में रहे। इससे हल्का सा ऊपर नीचे होता है ना तो हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, ठीक, बुखार आ जाता है या अन्य प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। तो हमारे शरीर का तापक्रम एक सा बना रहता है हमेशा, ठीक है, और इसमें अगर ऊपर नीचे कुछ होता है तो तबीयत खराब हो जाती है, यहां से हमको ध्यान में रखना है। तो गर्म रुधिर वाले जंतुओं का तापमान हमेशा एक सा बना रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम लोग एडजस्ट करते हैं, वो शरीर के अंदर की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। जैसे ठंडियों में जब गर्मी लाना होता है तो हमारा शरीर कँपाने लगता है कि नहीं, तो गर्मी होने लगती है, ठीक है, ध्यान में रहे। अगला है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉल्फिन किस में आता है? तो सरीसृप और स्तनधारी में कंफ्यूजन होता है, तो ये स्तनधारी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्तनधारी है। जैसे डॉल्फिन स्तनधारी हो गया, इसी के साथ समुद्री घोड़ा भी स्तनधारी होता है, ठीक है, समुद्री घोड़ा भी स्तनधारी है, समुद्री गाय भी स्तनधारी है। हम लोग देखते हैं चमगादड़ पक्षी है ना, तो ये भी लेकिन स्तनधारी में आता है, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है, चमगादड़ हो गया, ठीक है। और हम लोग देखते हैं एकिडना है, एकिडना डकबिल्ड प्लेटिपस है, ये अंडे देने वाला स्तनधारी है, ठीक, ध्यान रहे, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला है नृशंस प्राणी या एट्रोशियस एनिमल कौन सा है? तो एट्रोशियस एनिमल इसमें ऑटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर के गुणों से पृथक करता है? ठीक है, मनुष्य का ऐसा कौन सा जो गुण है जो बंदरों के गुणों से उसको अलग करता है? तो जानने की इच्छा प्रकट करना, तो हर मनुष्य के अंदर जानने की इच्छा होती है। घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना,
मनुष्य के अंदर भी होती है, अन्य जानवरों में भी होती है। विपरीत अंगूठे भी होते हैं, ठोड़ी का बाहर निकलना भी होता है, लेकिन क्या कहता है, अन्य जानवरों से, सभी वानरों से पृथक करता है। तो सभी वानर गुणों से पृथक करता है, जानने की इच्छा प्रकट करना। तो मनुष्य में जो होता है जानने की इच्छा जो होती है वो सबसे अलग होती है। ठीक है, ध्यान में रहे। अगला है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? त्रिविमीय चित्र के लिए होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि मतलब उबलते जल से मतलब भाप से, मतलब जल की अपेक्षा भाप से अधिक लोगों का हाथ जल जाता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा या छुपी हुई ऊष्मा या लेटेंट हीट अधिक होती है। ठीक है, ध्यान में रहे। इसका क्या हो जाएगा, भाप से अधिक व्यक्ति जल जाता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी पर किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। आयन मंडल में कई परतें होती हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये सब परतें होती हैं आयन मंडल में। ठीक है, तो दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परावर्तित कहां से होती हैं? आयन मंडल से होती हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। यह स्टेशन द्वारा, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है। तो कितनी आवृत्ति है? 10 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकते? हम लोग देखते हैं ध्वनि, पानी में ध्वनि की गति होती है, निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रहे, क्योंकि और निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि निर्वात में वायु नहीं है, इसीलिए निर्वात में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती या निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, इसीलिए चंद्रमा पर जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं, जब दो व्यक्ति, तो सुनाई नहीं देता या अंतरिक्ष में नहीं सुनाई देता है। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चंस एग्जाम में पढ़ते होंगे प्रैक्टिस में, लोहे में ध्वनि की गति कितनी होती है, वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है कि नहीं, एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति कितनी होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है। ठीक है, ध्यान रहे, और जिसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा उसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ठीक है, ध्यान में रहे। अगला है, पराध्वनिक जेट होता है, सुपरसोनिक की उड़ान के कारण क्या होता है? तो ओजोन लेयर में बाधा होती है। ठीक है, पराध्वनिक जेट के कारण ओजोन लेयर में बाधा होती है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसमें देखिए ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, देखिए उसमें ऑक्सीजन है O4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसमें कहीं ऑक्सीजन नहीं है। तो यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला है, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा हम लोग कहते हैं, नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, खाने का सोडा क्या कहलाता है? हम लोग खाने का सोडा क्या कहते हैं? खाने का सोडा में कंफ्यूजन होता था, तो इसीलिए खाने का सोडा हमने खाई बाई से याद कर लिया। ठीक है, खाई बाई, बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। ठीक, अगला है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर नाइट्रेट नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट हम लोग देखते हैं कि जो चुनाव में जो स्याही लगाई जाती है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं है, बैटरी में प्रयोग किया जाता है इसका। सिल्वर ब्रोमाइड है दोस्तों। ठीक है, सिट्रिक एसिड नहीं है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? आप लोग ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये 25 क्वेश्चन के आंसर्स दिए गए हैं और इसका PDF हम GS वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे जाने हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, PCS की करें, RO की करें, SSC, बैंक, रेलवे, NTPC, ग्रुप D, टेट, पैट, नेट, लेखपाल, BEO, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप कोई भी एग्जाम देते हो, आपके लिए ये सेशन महत्वपूर्ण होते हैं। साइंस के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।